और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर खबर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए निशांत को नालंदा से चुनाव लड़ाने की मांग क्यों हो रही है। 100% डोमिसाइल वाली सियासत भी आपको समझाएंगे। समझिए बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी, और इसके साथ ही आपको समझाएंगे क्या झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। 2025 के शुरुआत से ही सार्वजनिक तौर पर कम दिखने और कम बोलने वाले निशांत खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और अब सियासी मुद्दों पर भी बोलने लगे हैं। उनके राजनीति में आने के कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे हैं और अब जेडीयू के भीतर से डिमांड भी तेज हो गई है कि निशांत राजनीति में आए। निशांत कुमार को अब नेतृत्व संभालना चाहिए और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस साल बिहार की सियासत में इस नाम की चर्चा खूब रही। वो राजनीति में आएंगे या नहीं, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मांग की है कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने निशांत के लिए इस्लामपुर सीट का भी ऑफर दे दिया है। हम हाजिर हो जाएंगे, तो इस्लामपुर भी ऑफर दे देंगे कि इस्लामपुर खाली है, आप आ जाइए, जिता के भेजाना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है। निशांत के आने की आस सिर्फ कौशलेंद्र कुमार को नहीं, जेडीयू के कई नेताओं को है। जेडीयू विधायक विनय चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना निशांत की जिम्मेदारी है। नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को संभाला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जिम्मेवारी बनती है तो वो निशांत जी की बनती है कि वो आवे और उसको आगे बढ़ावे। निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे नालंदा जिले की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के एहसान से दबी है। उसकी नजर में निशांत को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने से बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। निशांत जी को देर नहीं करना चाहिए, कहीं कोई इटपट नहीं। ये तो दिख रहा है कि जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं कि नैया पार होगी एनडीए की। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। चुनावी साल में निशांत की बढ़ी सार्वजनिक गतिविधियां और जेडीयू नेताओं की मांग पर बिहार की सियासत आई है। पर निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर न तो निशांत ने कुछ कहा है, न ही जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ही सामने आया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, सवाल ये है कि नालंदा से निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ाने की मांग क्यों उठ रही है। तो इसका जवाब ये है कि नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ भी माना जाता है। नीतीश कुमार नालंदा के हरनौत सीट से ही 1985 में पहली बार विधायक बने थे और इसके बाद नीतीश कुमार 1989 में बाढ़ से पहली बार सांसद चुने गए और 1989 से लेकर 2004 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं और पिता के गढ़ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो उन्हें आसानी होगी। अब जरा नालंदा की सियासत को भी समझ लेते हैं। देखिए, नालंदा की अगर बात की जाए तो नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल की स्थिति यह है कि 6 सीट एनडीए के पास है और महज 1 सीट महागठबंधन के पास है। अगर पार्टी वाइज आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि एनडीए में भी जेडीयू के पास 5 सीटें हैं। मतलब एनडीए में जेडीयू के खाते में यहाँ की 5 सीट है, 1 सीट बीजेपी के पास है और 1 सीट पर आरजेडी का विधायक है। अब आपको एक एक सीट का रिजल्ट बताते हैं। देखिए, नालंदा सीट से जेडीयू के श्रवण कुमार विधायक हैं। फिर अस्थावा सीट की बात कर लेते हैं। नालंदा के अस्थावा विधानसभा सीट से जेडीयू के जितेंद्र कुमार विधायक हैं और फिर राजगीर से
जेडीयू के कौशल किशोर विधायक हैं। हिलसा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण विधायक हैं। हरनौत से जेडीयू के हरि नारायण सिंह विधायक हैं और इसके साथ ही बिहार शरीफ से बीजेपी के डॉक्टर सुनील विधायक हैं। इस्लामपुर से आरजेडी के राकेश कुमार रोशन विधायक हैं। अब सवाल है कि नालंदा के किस विधानसभा क्षेत्र से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है, तो वो सीट है इस्लामपुर की सीट। मतलब ये कि नालंदा की 6 सीटें एनडीए के पास है और सिर्फ एक सीट इस्लामपुर सीट एनडीए के पास नहीं है और निशांत को उसी इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। निशांत के लड़ने से जीत की संभावना बढ़ जाएगी और नालंदा की सभी 7 सीटें एनडीए के खाते में आ जाएगी। हो सकता है इसी वजह से इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने की मांग उठाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देखिए, चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार बन जाती है तो वो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार इसकी शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के इस चुनावी चाल से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ न। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए पूछा कि तेजस्वी बताएं कि क्या अपने कलम से उन्होंने एक भी व्यक्ति को नौकरी दी है। अगर सचमुच बिहार में डोमिसाइल नीति का उदाहरण तेजस्वी जी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हरियाणा से आए लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा? भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें और नौकरी रोजगार करें। विपक्ष में रह के घोषणा करना आसान है, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो सरकार में कभी नहीं आने वाले हैं। बिहार की बात की जाए तो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों में बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सोचने वाली बात ये कि अगर उन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो उसका असर बिहार पर क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में डोमिसाइल पर इतनी सियासत हो रही है तो पहले डोमिसाइल का मतलब ही आपको बता देते हैं। देखिए, डोमिसाइल मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्थायी निवास स्थान या फिर घर। डोमिसाइल के लिए राज्य का वोटर होना जरूरी है। इसके साथ ही राज्य में जमीन या संपत्ति आपकी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल से राज्य में आप रहते हो। नाबालिग अगर कोई है तो उस स्थिति में माता पिता उस राज्य के निवासी होने चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए पति का उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है। अब आप समझिए कि डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है। आपको बता देते हैं, इसके जरिए राज्य सरकार की नौकरी में जो मूल निवासी हैं उन्हें तवज्जो दी जाती है। मतलब उसी राज्य के जो निवासी हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उसी राज्य के निवासी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चुनाव से एन वक्त पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति पर अब तक की स्थिति को अगर समझें तो पता ये चलता है कि साल 2020 में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, जिसे साल 2023 में शिक्षक भर्ती के दौरान खत्म कर दिया गया। और इसमें भी इंटरेस्टिंग और बड़ी बात यह है कि डोमिसाइल नीति को महागठबंधन की सरकार में ही खत्म किया गया। यानी कि तब 2023 में आरजेडी भी सरकार में शामिल थी। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि तब तेजस्वी यादव ने सवाल क्यों नहीं उठाया। आरोप लग रहा है कि 2025 यानी इसी साल चुनाव है तो तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल की बात कह रहे हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बिहार में 100% डोमिसाइल क्या संभव है?
तेजस्वी का 100% डोमिसाइल क्या सिर्फ चुनावी वादा है? सवाल यह भी कि तेजस्वी यादव की घोषणा का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? सवाल ये कि क्या बेरोजगारी का एकमात्र हल 100% डोमिसाइल है? सवाल यह भी उठता है कि 100% डोमिसाइल का असर प्रवासी बिहारियों पर कितना पड़ेगा? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा? क्योंकि ज्यादातर ऐसे बिहारी हैं जो दूसरे राज्यों में रहकर काम करते हैं। सवाल यह भी कि सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा? क्योंकि बिहार के लोग कमोबेश सभी राज्यों में फैले हुए हैं, हर जगह बिहार के लोग नौकरी करते मिल जाएंगे। किन किन राज्यों में किसी तरह का बंधन नहीं है? अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल, ये वो राज्य हैं जहां किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है, मतलब इस राज्य में कोई भी काम कर सकता है। अब देखिए, अब इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है? अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहता है अनुच्छेद 16(2), उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16(2) सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार देता है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। केवल उपरोक्त कारणों से सार्वजनिक रोजगार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। तो संविधान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 20 जून को पीएम मोदी सिवान के दौरे पर आने वाले हैं। एनडीए के नेता पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। वहीं पीएम की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश भी दिख रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में चौथी बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। आने की तारीख है 20 जून और जगह है बिहार का सिवान। 20 जून को पचरुखी प्रखंड के जसौली में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए का कुनबा जुटा हुआ है। बिहार एनडीए के नेता बैठक कर कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जसौली सिवान के धरती पर 20 जून शुक्रवार को आगमन हो रहा है। और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं सिवान, गोपालगंज, सारण का, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है। सोमवार को गोपालगंज में एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। मंगलवार को सिवान में एनडीए के नेता जुटे। बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में सिवान, छपरा, गोपालगंज के नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया गया। वो पूरा बूथ हर टोला पर जाकर के, और यहाँ 5 लाख से अधिक की संख्या का टास्क पार्टी ने दिया है। चुनावी साल में पीएम का ये चौथा बिहार दौरा है। अपने पिछले 3 दौरों की तरह ही पीएम मोदी इस बार भी बिहार के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो सियासत की बातें भी होंगी ही। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। पीएम के इस दौरे को भी इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक कड़ी की तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में बिहार आएंगे तो चुनाव की बात तो होगी ही, और सिवान से कैसे सारण की सियासत को साधेंगे पीएम मोदी, ये समझने के पहले ये जान लेते हैं कि इस साल कब प्रधानमंत्री बिहार आए। तो आपको बता दें, 24 फरवरी को भागलपुर आए थे पीएम मोदी, फिर 24 अप्रैल को मधुबनी में उनकी सभा हुई, 30 मई को रोहतास आए थे और 20 जून को अब सिवान आने वाले हैं। तो सियासत के पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली यात्राओं में क्या क्या तोहफा दिया है। मतलब अब तक पीएम मोदी आए तो कौन कौन से तोहफे लेकर आए, आपको बता देते हैं। 24 फरवरी को पीएम मोदी भागलपुर आए थे, तब उन्होंने भागलपुर की धरती से किसान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। फिर 24 अप्रैल को मधुबनी आए तो 13,000 करोड़ से अधिक की योजना का तोहफा बिहार को दिया।
30 मई को रोहतास की धरती से 50,000 करोड़ से अधिक की योजना का तोहफा दिया गया और अब जबकि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी सिवान आ रहे हैं तो यहां से 9,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार को मिलने वाली है। माना जा रहा है कि 20 जून को पीएम मोदी का सिवान दौरा और प्रधानमंत्री सिवान से सारण प्रमंडल की सियासत साधेंगे। तो आपको बता देते हैं कि सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सिवान, सारण और गोपालगंज। विधानसभा की सीट की अगर बात करें तो सारण में 10 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं सिवान की बात कर लीजिए, सिवान में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि गोपालगंज के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में 24 में से 15 सीट महागठबंधन ने जीत ली थी, जबकि महज 9 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। अब आप समझिए कि पीएम मोदी का सिवान दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि 2025 में एनडीए का लक्ष्य 225 सीट जीतने का है। 225 के लक्ष्य के लिए सारण प्रमंडल की 24 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2020 का रिजल्ट ये बताता है कि सारण प्रमंडल में एनडीए महागठबंधन से कमजोर है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से एनडीए की स्थिति मजबूत होगी और विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर घटिया क्वालिटी के सामान खरीदने की बातें सामने आ रही हैं। कमीशन खोरी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड में जज और वकील की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। मुवक्किल या उन पुलिसकर्मियों की जिंदगी कभी भी मुश्किल में आ सकती है जो कानूनी काम करने या करवाने झारखंड हाईकोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हाईकोर्ट के सुरक्षा उपकरण अंडर क्वालिटी वाले खरीदे गए। विद्वान वकीलों के और जो तमाम लोग जाते हैं वहाँ, सबके आम लोगों की जान को आप कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इंतजार मत कीजिए, तुरंत अभी के अभी उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करें। बीजेपी ने स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा किया है। ये रिपोर्ट जो है ये 18 जून 2024 का है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया उपकरण है सुरक्षा से संबंधित, उसमें डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर है। उसके बारे में लिखा गया कि ये फॉल्स डिटेक्ट कर रहा था और ये आईडी बॉम्ब को डिटेक्ट करने में असक्षम है। बीजेपी के गंभीर आरोपों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है गड़बड़ियों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह की कोई बात होगी तो सरकार के संज्ञान में जरूर होगी और सरकार अपना काम करेगी। सरकार कमियों को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल उठने तो लाजमी है। अगर झारखंड हाईकोर्ट में कहीं कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, सवाल है कि क्या झारखंड में जज वकील की जान खतरे में है? दरअसल बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि झारखंड हाईकोर्ट के सुरक्षा उपकरण अंडर क्वालिटी के खरीदे गए हैं। उपकरण स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं है। बीजेपी के आरोप हैं कि डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर फॉल्स डिटेक्ट कर रहा है। मेटल डिटेक्टर आईडी बम को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अंडर व्हीकल सर्च मिरर भी अंडर क्वालिटी का है, मतलब घटिया क्वालिटी का है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी ये आरोप कैसे लगा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर। आपको बता देते हैं कि स्पेशल ब्रांच ने उपकरणों की जांच की थी और 18 जून 2024 को कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी थी। रिपोर्ट में खामियों की बात भी सामने आई। बीजेपी का ये आरोप है कि बिना टेंडर सुरक्षा उपकरणों की खरीद हुई, खरीदारी में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने
सरकार पर लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।